नमस्कार साथियों, हिंदी के महत्वपूर्ण 50 सवालों में आज का हमारा पहला सवाल, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। जो प्रत्युत्तर है इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उत्तर, और इसमें आती है यण संधि। यण संधि के जो अन्य उदाहरण है उनमें आता है पित्राज्ञा, स्वागत, अत्यधिक और प्रत्यक। अगला सवाल हमारा, निष्फल शब्द में कौन सी संधि है। जो निष्फल शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है निहि प्लस फल, जिसमें आती है विसर्ग संधि। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो निहि प्लस चल निश्चल, मनः प्लस हर मनोहर, और निहि प्लस फल निष्फल आदि भी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अगला सवाल हमारा, इनमें से किस एक पद में संधि और समास दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो जब हम बात करते हैं रामानुज शब्द की, हमारा ऑप्शन नंबर 4 रामानुज, इसमें दीर्घ संधि आती है, राम प्लस अनुज दीर्घ संधि आ गई, और रामानुज का अर्थ होता है लक्ष्मण यानी राम का छोटा भाई, तो यह आ जाता है समास, राम का अनुज यानी छोटा भाई। अगला सवाल, जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा। जो जगत प्लस आनंद है इसमें आती है व्यंजन संधि, यानी कि किसी व्यंजन का जो मेल है वो स्वर या व्यंजन के साथ हो। किसी भी व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से करवाने पर कौन सी संधि आती है, व्यंजन संधि। जैसे जगदानंद, जगत प्लस आनंद क्या होता है, जगदानंद। अगला सवाल, किस शब्द में व्यंजन संधि है। अगर हम बात करें यहाँ पर जगन्नाथ शब्द की, तो जगत प्लस नाथ इसमें आती है व्यंजन संधि। अभी हमने बात की थी जैसे जगदानंद की। कौन सा विलोम युग्म सही है। जब हम आशा की बात करते हैं तो आशा का विलोम होता है निराशा। जय, जय का विलोम होता है पराजय। जो अतरंग है इसका होता है बहिरंग, और जो है अज्ञ, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अंतरंग और बहिरंग इसमें हमारा राइट आंसर है। अंतरंग का मतलब होता है आंतरिक जो स्वरूप होता है उसे कहते हैं अतरंग, और जो बाहरी स्वरूप के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है बहिरंग। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द क्या होगा। कृत्रिम इसका अर्थ होता है मानव निर्मित कोई वस्तु। जो भी चीज़ें मानव निर्मित होगी वो आ जाती है कृत्रिम की श्रेणी में। तो इसका विलोम क्या होगा, जो वस्तु प्राकृतिक होगी, जैसे कि नैसर्गिक या कुदरती। कौन सा विलोम युग्म गलत है। उचित का जो विलोम है वो होता है अनुचित। कुख्यात का होता है विख्यात। जब हम बात करते हैं शुद्ध की, तो शुद्ध का जो विलोम है वो होता है अशुद्ध। शुद्ध का विलोम क्या होता है, अशुद्ध। जो विशुद्ध शब्द है यह इसका अर्थ शुद्ध ही होता है। विशुद्ध शब्द को हम शुद्ध भी कह सकते हैं, तो ये दोनों पर्यायवाची के अंतर्गत आ सकते हैं, विलोम में नहीं आएंगे। आगत का विलोम क्या हुआ, विगत। अगला सवाल, निरपेक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। निरपेक्ष का अर्थ होता है जो किसी पर निर्भर न करता हो, यानी एब्सोल्यूट, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, जो किसी पर निर्भर न करता हो, और इसका विलोम क्या होगा, जो किसी पर निर्भर करता हो, यानी कि सापेक्ष, या इंग्लिश में बात करें तो रिलेटिव। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। जब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की, जो तत्पुरुष समास होता है इसमें जो प्रथम पद होता है उसका महत्व कम होता है, यानी कि वह गौण होता है, और जो उत्तर पद है वो उस शब्द के लिए, अर्थ के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, यानी कि प्रधान होता है। जैसे अगर हम बात करें रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसके अलावा रोग मुक्ति यानी रोग से मुक्ति, देशभक्त यानी देश का भक्त, गगनचुंबी, कोई भी इमारत होती है उसे हम गगनचुंबी कब बोलते हैं, जब वो गगन को चूमती हो, यानी कि गगन तक जाती हो। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो प्रथम पद क्या होगा, गौण, उत्तर पद होगा प्रधान, और समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। अगला सवाल, मुनिश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा। जो शब्द आता है मुनिश्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ, इसका समास विग्रह क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। और इसमें समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि प्रथम पद गौण है और जो उत्तर पद है वो इसमें प्रधान है। मुनियों में श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है ये प्रधानता से आता है, और जो मुनि है ये हो जाएगा गौण, तो ये हो गया तत्पुरुष समास का उदाहरण। कौन सा पद सामासिक पद नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें समास नहीं है। तिरंगा यानी तीन रंग का, इसमें समास हो गया। रंगमंच, वह मंच जिसके ऊपर किसी भी चीज़ को, मतलब कि किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी रंगमंच। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो इसमें जो शारीरिक शब्द है ये हमारा सामासिक पद नहीं है। अगला सवाल हमारा, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो होता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, और लाभ हानि, नर नारी, पाप पुण्य, रात दिन, यानी कि जो ये द्वंद्व समास होता है इसमें योजक चिन्ह वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो आ जाता है द्वंद्व समास में, यानी दोनों पद प्रधान। वह समास जिसमें पहले पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में जो पहला पद है उसमें संख्या का प्रयुक्त हो जाए वो हो जाता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी। जैसे चौराहा, त्रिलोक, नवरत्न, सप्ताह, दोपहर, पंचवटी और तिराहा,
ये जो शब्द हैं ये किसके उदाहरण हो जाते हैं? द्विगु समास के। अगला सवाल, वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा उसे क्या कहते हैं? यानी कि पहला पद तो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो समास होता है हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी। जैसे नील कमल शब्द होता है उसमें कर्मधारय समास आता है, यानी कि नीला है जो कमल, यानी नील कमल, पहला पद क्या है? विशेषण नीला, और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। तो नील कमल, ये किसका उदाहरण हुआ? कर्मधारय समास का। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो वो शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मुख्य शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग। जैसे कि अगर हम बात करें अक्षर एक शब्द है लेकिन उससे पहले प्रति उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अगला सवाल, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी बात की थी मैंने, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? प्रति उपसर्ग है वो आता है प्रति प्लस अक्ष, यानी प्रत्यक्ष। तो उपसर्ग कौन सा हुआ? प्रति। जय शब्द का विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? जय एक शब्द है और इसका उपसर्ग बनाने के लिए हम प्रयुक्त करेंगे परा शब्द का, जो ऑप्शन नंबर डी है, परा। परा प्लस जय यानी कि पराजय। जय का मतलब हो गया किसी चीज़ को जीतना और पराजय का मतलब हो गया हारना। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? वो आ जाता है हमारा प्रत्याशित अप्रत्याशित शब्द। इसमें दो उपसर्ग आते हैं, कौन कौन से? अ प्लस प्रति प्लस आशित। तो इसमें दो उपसर्ग हुए, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? उपसर्ग क्या हुआ? वे जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे कि हम बात करें अलौकिक शब्द की, तो इसमें अ तो हो गया उपसर्ग, लोक मुख्य शब्द हो जाता है और इसमें प्रत्यय के रूप में हम एक शब्द को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा राइट आंसर। अगला सवाल, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो शब्द चिरायु, इसमें आ जाता है चिर उपसर्ग। चिर प्लस आयु, इनके मिलने से क्या बनेगा? चिरायु। अगला सवाल, संशोधन शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? जो शब्द है संशोधन, ये होता है सम प्लस शोधन। ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस शोधन, और शब्द कौन सा बना? संशोधन। अगला सवाल, कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न है? प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न है, जैसे हम बात करें वैधानिक, दैनिक, शैक्षणिक और इच्छुक। तो जो वैधानिक है, दैनिक और शैक्षणिक है, इनमें तो है इक प्रत्यय का शब्द प्रयोग हुआ है। विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक। इसी प्रकार से दैनिक प्लस इक दैनिक, दिन प्लस इक दैनिक, और शिक्षा प्लस इक शैक्षणिक। तो जब हम बात करते हैं इच्छुक शब्द की, तो इसमें आता है उक प्रत्यय का प्रयुक्त होता है, इच्छा प्लस उक इच्छुक। अगला सवाल, काश्तकार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जो काश्तकार शब्द है इसमें प्रत्यय होगा कार शब्द। प्रत्यय कौन सा शब्द होगा? कार। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर हम चलते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो यानी कि मृत्युंजय, सार्थक शब्द क्या होगा? मृत्युंजय। अगला सवाल, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया यानी कि इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर डी। जो साथ में पढ़ा हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि जो आपके साथ में पढ़ाई करता है उसके लिए सार्थक शब्द हम क्या प्रयुक्त करते हैं? सहपाठी। ऑप्शन नंबर डी, सहपाठी। जिसे मापा न जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसे मापा न जा सके उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं अपरिमेय, यानी कि जिसको मापा नहीं जा सकता। हर काम में देरी करने वाले, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? हर काम में देरी करने वाला यानी कि है दीर्घ सूत्री। एक वाक्यांश शब्द क्या होगा? दीर्घ सूत्री। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? जो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा होती है उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं आग्नेय शब्द का। क्या कहते हैं? आग्नेय। देखिए, जो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है उसे कहते हैं ईशान। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। अगला सवाल, जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द को सबसे पहले गिना जाएगा उसके लिए हम प्रयुक्त करेंगे अग्रगण्य शब्द का। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या होगा? विस्पर का मतलब होगा फुसफुसाना यानी कि कानाफूसी। ऑप्शन नंबर सी। बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? बेल यानी कि जमानत, BAIL। बेल का मतलब होगा जमानत और BELL उसे कहते हैं घंटी।
अगला सवाल, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा? वैकेंसी का अर्थ होता है रिक्ति, ए, यानी किसी भी शब्द किसी वैकेंसी निकलती है जो किसी भी नौकरी की, तो उस वैकेंसी का मतलब क्या होता है? रिक्ति। सीज फायर शब्द के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध को रोक देना, वो होता है सीज फायर। अगला सवाल हमारा, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो मसौदा जो होता है इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ड्राफ्ट शब्द का। ऑप्शन नंबर ए, मसौदा यानी ड्राफ्ट है। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय? देखो, अगर लड़कों की बात करें तो लड़के तो गालियाँ लिख देते हैं आजकल, लेकिन अगर हम पत्र के लेखन की दृष्टि से बात करें तो यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है तो संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय मित्र। जो मित्र होगा वो प्रिय होता है हमारा, तो उसके लिए प्रयुक्त करेंगे हम प्रिय मित्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत श्रेणी में से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर व्यक्तिगत श्रेणी से अगर पत्र लिख रहा है यानी कि वो शासकीय पत्र नहीं है, वो अर्धशासकीय पत्र में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना है तो किस अधिकारी को संबोधन करेंगे या किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? तो जो बाढ़ पीड़ित होंगे उनके लिए हम पत्र लिखते हैं जिलाधिकारी को यानी कलेक्टर को। आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? तो अगर हम आवेदन कर रहे हैं तो उसमें हम प्रयुक्त करते हैं माननीय शब्द का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से नया शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब हम नया की बात करते हैं तो इसके पर्यायवाची अनेक शब्द आते हैं, जैसे नवीन, नवल और नूतन। लेकिन जो नित्य है ये हो जाता है हर रोज़ यानी कि प्रतिदिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नया का पर्यायवाची नहीं है, नित्य नहीं है। वेनतेय किसका पर्यायवाची है? जो शब्द है वेनतेय, ये जो पर्यायवाची होता है गरुड़ का, जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, उसका पर्यायवाची होता है वेनतेय। इसके और भी पर्यायवाची जैसे गरुड़, वेनतेय, इसके अलावा खगेश्वर, सुपर्ण, नागांतुक, विष्णुराज, विष्णुरथ, द्विजराज और हरियान। अगला सवाल, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? जो प्रस्तर है इसके पर्यायवाची होंगे पाषाण, पाहन और उपल यानी कि पत्थर। लेकिन जो उत्पल शब्द है, ऑप्शन नंबर डी, उत्पल जो शब्द है ये पर्यायवाची होता है कमल का। उत्पल, कमल, नील कमल, राजीव, अरविंद, जलज, पुंडरीक और वारिज, ये सब पर्यायवाची आते हैं किसके? कमल के। अगले सवाल पर हम चलते हैं कि कौन सा शब्द जलज से संबंधित नहीं है। अभी हमने बात की जलज किसका पर्यायवाची था? कमल का। और जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? तो हंस का पर्यायवाची नहीं होता। जलज के पर्यायवाची है मोती, शंख और कमल। जो हंस है इसके पर्यायवाची होते हैं मराल, चक्रांग, मानसोक, कलहंस। और हंस जो है वो किसका वाहन है? सरस्वती का, इसलिए सरस्वती वाहन। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? जो प्रतिहार है इसका शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार किसका पर्यायवाची होता है? द्वारपाल का। इसके अलावा दरबान, प्रहरी, चौकीदार, रखवाला, ड्योढ़ीदार और द्वारिक भी इसे कहते हैं। पृथ्वी का समानार्थी शब्द कौन सा है? जब हम बात करते हैं पृथ्वी की तो इसके पर्यायवाची समानार्थी शब्दों में आते हैं धरा, धरती, भू, अवनी, मही, वसुधा, वसुंधरा, इला, धरणी, मेदिनी और क्षिति। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? वसुधा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। जो कवियत्री जो है इसमें पहला ही ऑप्शन ये अशुद्ध आता है, इसमें होता है कवियत्री। कवियत्री इसका शुद्ध रूप होगा। इसके अलावा तदनंतर, गतिरोध और प्रज्वलित, ये तीनों ही शुद्ध शब्द हैं। जयपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है, इसका शुद्ध शब्द बताइए। जो व्यावसायिक शब्द है इसका शुद्ध शब्द होगा हमारा व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जो आध्यात्मिक शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर ए, यही जो है सही वर्तनी वाला शब्द होगा। बाकी सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अंतिम सवाल हमारा, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक थक जाना, बहुत थकना।